गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा तर सिंह और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 57। हिंदी की वर्कशीट है और काफी इंटरेस्टिंग वर्कशीट है। जब भी ये वाला टॉपिक आता है ना 10th क्लास का, और शुभ सर अगर मेरे साथ बैठे होते हैं तो वो हमेशा मुझे ये कहते हैं, कंट्रोल करके रखना, भावनाओं में बह मत जाना। ठीक है, तो देखो, कन्यादान एक ऐसी रस्म होती है जिससे हम सभी जो है वाकिफ रखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, पिछली बार हमने निराला जी और उनकी कविता उत्साह एवं अट नहीं रहे हैं हमने पढ़ा था। ठीक है, आज हम ऋतु राज कवि और उनकी कविता कन्यादान का अध्ययन करेंगे। तो बड़े ही अच्छे से इन्होंने जो ये कन्यादान कविता है इसको अच्छे से पढ़ना और इसकी मीनिंग को समझना, अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे। मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है जिस तरीके से इन्होंने बयां किया है कि भाई, जैसे एक टॉपिक, एक एक लाइन उन्होंने लिखी है कि लड़की जैसा दिखना पर लड़की जैसा होना मत। ठीक है ना, लाइक क्योंकि लड़की को माना जाता है कि कमजोर है, लेकिन लड़कियां बहुत स्ट्रोंग भी होती हैं। ठीक है, तो इसमें एक चीज ये दिखाई जाती है। तो सिमिलर सी चीजें यहाँ पे इसमें दिखाई गई हैं कि जो एक माँ होती है, जब वो अपनी बच्ची का कन्यादान कर रही होती है तो उसके अंदर क्या भावनाएं आ रही होती हैं। ठीक है, कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। ठीक है, जब वो लड़की को ऐसा होता है, पता है पेरेंट्स ऐसे होते हैं, आई मीन क्योंकि मैं अभी एक्सपीरियंस्ड हूँ तो मैं आप लोगों को इस बारे में बता सकती हूँ। जब तक हम शादी नहीं कर रहे होते हैं, जब तक हम शादी के लिए हाँ नहीं कह रहे होते हैं, तब तक वो हमें परेशान कर रहे होते हैं कि शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो टाइप ऑफ। एंड जिस दिन हम बोलते हैं कि हाँ ठीक है भाई कर दो, ठीक है, एंड जब जिस दिन शादी हो रही होती है तो वो मतलब इतने ज्यादा कंसर्न होते हैं कि पता नहीं कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, ये है वो है, सुख रहेगी, सुखी रहेगी, दुखी रहेगी। तो सेम वैसे यहाँ पे जब लड़की की माँ लड़की का कन्यादान कर रही है तो वो क्या है, उसे अच्छी चीजें भी सिखाती है और आगे आने वाले जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम होने वाली है ये भी बताती है। तो इस कविता को बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे और साथ में मैं अपना एक्सपीरियंस तो आप लोगों के साथ शेयर करती ही रहती हूँ। ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ था। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवा निवृत्ति लेकर जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत नीरत और लीला मुखारविंद प्रमुख हैं। उन्होंने सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। मुख्य धारा से अलग समाज के हास्य के लिए लोगों की चिंता को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ और अपने आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाली सामाजिक शोषण और विडंबना के ऊपर उन्होंने लिखा है। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे देखिए, अब इसका भावार्थ देखिए जो ऊपर लिखा हुआ है। कवि ऋतुराज यहाँ पर एक ऐसे माँ के मन की स्थिति का वर्णन कर रहा है जो अपनी पुत्री का दान अर्थात विवाह कर रही है। कवि कह रहा है कि उसकी माँ का दुख कितना प्रामाणिक अर्थात सत्य था, जो अपनी पुत्री को विवाह स्वरूप दान कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह जो लड़की है उस माँ की आखिरी जमा पूंजी हो, और वह भी अब जा रही है। ठीक है, तो चलो वह अभी जारी है। तो चलो इसके क्वेश्चन करेंगे। सीधा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, कवि ऋतुराज का जन्म कब और कहाँ हुआ था? कवि के अब तक कितने 8 संग्रह प्रकाशित हो चुके थे? तो चलो इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। ओके, ओके, कवि ऋतुराज का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? कवि ऋतुराज का जन्म 1940 में भरतपुर में हुआ था। भरतपुर आपका राजस्थान में है। कविता के अब तक कितने जो कविताओं हैं, कवि के अब तक कितने कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं? कवि के अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। ठीक है, देखो एक एक चीज बताती हूँ आप लोगों को, हिंदी और इंग्लिश में कभी भी हमें ना ऐसे 8 नहीं लिखना चाहिए। दिस नंबर बिलोंग्स फ्रॉम मैथमेटिक्स। ठीक है, हम जब हिंदी या इंग्लिश में लिखते हैं तो कोशिश करना चाहिए कि हम प्रॉपर, अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो उसको 8 ही लिखें और इंग्लिश में लिख रहे हैं तो हम उसको 8 लिखें। ठीक है, चलो कविता में किस प्रमुख अलंकार का प्रयोग किया गया है? कविता में विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है। जैसे इस कविता में कहा गया है कि लड़की जैसा दिखना, लड़की जैसा होना नहीं। ठीक है, फिर क्योंकि वो
मतलब दो विरोधी बातें, यहाँ पे विरोधाभास अलंकार को मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ आपको। ये आपको लिखना नहीं है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये आपको लिखना नहीं है। अगर आप वैसे ही रफ नोट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये आपके वर्कशीट में लिख के नहीं भेजना है आपको अपने टीचर को। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे कर रही हूँ। जैसे विरोधाभास जो होता है दो शब्दों से मिलकर बनता है, विरोधा और आभास। जहां वाक्य में विरोध का आभास हो कि मतलब ये दो उल्टी बातें कह रही है ना, कि भाई लड़की जैसा होना भी दिखना भी मत, ठीक है। तो जब वाक्य में विपरीत शब्दों के माध्यम से सार्थक बात कही जाए, अब एक और मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि विरोधाभास अलंकार कैसे वर्क करता है। या अनुरागी चित्त की गति समझू नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्जवल होई। तो वो कहता है, मतलब अगर आपको ना भी समझ में आए, इसका मीनिंग नहीं भी बताऊं मैं, तो वो कह रहा है कि जैसे जैसे बूढ़ा होता जाता है, जैसे जैसे ढलता जाता है, तो वैसे वैसे क्या होता जाता है, अपोजिट बात करना है। जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं, फूल मुरझाता है तो कैसा हो जाता है, उसका रंग भी कैसा हो जाता है, काला पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पे ये उल्टी बात कह रहा है कि जो जो बूढ़ो श्याम रंग तो उज्जवल हुए। जहां पर यहाँ पे अनुरागी जो है वो कहता है कि जो जो अनुरागी जो होता है, जो मतलब प्यार करता है श्याम भगवान से, कृष्ण भगवान से, श्याम रंग में डूबता है तो उसका रंग उज्जवल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो डूबने से किसी का कैसे, मतलब डूबने से तो कोई भी अगर मतलब नेगेटिव चीज हुई ना, लेकिन उससे पॉजिटिव इफेक्ट कैसे आ रहा है, तो यहाँ पे दो कंट्राडिक्टरी चीजें, ठीक है, विरोधी चीजें आप इसमें कंपेयर की जा रही है, तो यहाँ पे भी आपका विरोधाभासी अलंकार होगा। तो आई थिंक सो आपको विरोधाभास अलंकार समझ में आ गया होगा। तो ये जो था आपको सिर्फ समझाने के लिए था, ठीक है, ये आपको लिखना नहीं है। आप अपनी वर्कशीट अगर आप अलग से कॉपी में एक पेज पे लिखना चाहो समझने के लिए तो लिख सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में लड़की को माँ की कौन सी पूंजी बताया गया है। कविता में लड़की को माँ की आखिरी जमा पूंजी बताया गया है। आप भी किसी न किसी शादी समारोह में गए होंगे और डेफिनेटली देखो खाने के उस विवाह समारोह की अपनी पसंद का घटना में कुछ पंक्तियों में लिखी। तो देखो जब बड़े हो जाते हैं तो खाने में इतना इंटरेस्ट नहीं रहता है कि हम शादी में खाने के लिए जा रहे होते हैं। जस्ट अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रही हूँ। जब छोटे होते हैं तो ओ वही शादी में जा रहे हैं, अच्छे नए कपड़े पहनेंगे एंड अच्छा खाने को मिलेगा, आइसक्रीम मिलेगी, स्पेशली कितनी भी खाओ मिलेगी टाइप ऑफ, ऐसा रहता था पहले जब हम बच्चे होते हैं। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा होगा, है ना, कि अच्छे कपड़े तैयार होकर जाना पड़ेगा और साथ में अच्छा खाने को मिलेगा। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है, ठीक है, फिर तो बस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अटेंड करने के लिए जाना पड़ता है। तो फिलहाल आप लोग जैसे अगर मान लो आप लोगों को अपनी यहाँ पे घटना लिखनी है, यानी कि कौन सी रस्म आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है शादी की, ठीक है। तो आप किसी ना किसी शादी समारोह में गए होंगे, उस विवाह समारोह की अपनी पसंद का घटना को कुछ पंक्तियों में लिखी। तो वैसे तो जो गेट रोकने वाली होती है, गेट पे खड़े होते हैं, रिबन काटने वाली होती है, हो सकता है आप लोगों को वो ज्यादा अच्छी लगती हो, एंड यंग बच्चों को मौज मस्ती ज्यादा अच्छी लगती है, तो हो सकता है वो अच्छी लगती हो। लेकिन फिलहाल अगर क्योंकि मैंने अभी अभी रिसेंटली फेरे अटेंड किए हैं, तो मुझे फेरों की कुछ इंटरेस्टिंग बातें मुझे अच्छी लगी। मुझे शादी समारोह में फेरों का कार्यक्रम पसंद है। फेरों के माध्यम से दूल्हा दुल्हन को एक साथ समझदारी से रहने के लिए बहुत सारी बातें बताई जाती है। फेरों पर कभी दूल्हा आगे चलता है, कभी दुल्हन आगे चलती है, अलग अलग तरीके से हिदायतें दी जाती हैं और आशीर्वाद दिया जाता है। तो वन इम्पोर्टेंट थिंग जो मुझे अपने फेरों पे पता लगी थी वो थी कि हम लोग पूजा में हमेशा जो मतलब मेन होता है, लड़की की पूजा होती है, तो उसमें हम यहाँ कन्यादान से ही रिलेटेड मैं आपको बता रही हूँ कि हम चावल को मेनली हम रखते हैं, ठीक है। तो जो एक लॉजिक इसके पीछे मुझे बताया गया कि भाई चावल जो होता है ना, जैसे लड़की चावल की जैसी होती है, चावल की फसल की जैसी होती है, देखा जाए तो कैसे होती है, क्योंकि जिस जब जब चावल होता है ना उसको पर्टिकुलरली क्यारी में उगाया जाता है इनिशियली, ठीक है। इनिशियली जब उसको उस क्यारी में उगाया जाता है तो बहुत सारे चावलों को एक क्यारी में उगा लेते हैं, फिर उसको उठा के दूसरी जगह पे क्या है दोबारा से उगाते हैं, ठीक है, प्लांट करते हैं वहां पे। तो सेम उसी तरीके से लड़की का मतलब पैदा कहीं और होती है और जाके आगे रहती वो कहीं और है। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं। मतलब आप अपनी तरफ से यहाँ पे जरूरी नहीं है ये वाली चीज लिखेंगे। यहाँ बहुत शादी में जैसे जयमाला होती है, रिंग सेरेमनी होती है, और भी बहुत सारी रस्म होती हैं। जैसे साउथ इंडिया में देखा जाए तो दामाद के पैर धोए जाते हैं। तो बहुत सारी, या फिर जब क्रिश्चियंस में शादी होती है तो लाइक जब मैं छोटी थी तो वो लाइक उनकी शादी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, उनका गाउन मुझे बहुत अच्छा लगता है, आज भी अच्छा लगता है। सो आप अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग जो भी आपका रिलीजन है और जो भी आपको रस्म अच्छी लगती है वो इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यही टेपना है, ये जस्ट मैंने एक कि किस तरीके से आपको अपने व्यूज को एक्सप्रेस करना है वो लिख देना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है ये। एंड वन इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अनअकैडमी पे,
क्लास 7 बजे होगी आपकी शाम को। कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 3, जो कि आपका 31 तारीख से वर्कशीट में आएगा, मनी एंड क्रेडिट। ठीक है, का मुद्रा और साख दोनों मीडियम में होगा। ठीक है, इसको अटेंड करने के लिए नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, कोड लगाएंगे पूर्णिमा 10। ठीक है, अगर फर्स्ट टाइम आप अन अकेडमी पे ज्वाइन हो रहे हैं, और आपको नोटिफाई मी पे प्रेस करना है। ठीक है, नोटिफाई मी पे आप प्रेस करेंगे तो आप जैसे ही मैं 7 बजे आऊंगी, आने से थोड़ी देर पहले ही आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा कि क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, वन थिंग इज दैट, एंड अदर थिंग इज दैट कि संडे को जो आपका कॉम्बैट होता है, क्विज होता है, उसको आप लोग अटेंड किया करो। फ्री क्विज है, एनसीईआरटी में से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपका अच्छा रैंक आएगा तो आपको मेडल तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आप अनअकैडमी का प्लस का सब्सक्रिप्शन जीत सकते हैं। अगर आपका टॉप 25 में रैंक आता है तो आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर आप सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं, ठीक है, तो अभी 4 महीने का सब्सक्रिप्शन जो है 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो आपकी क्लास का टाइम, जैसे कि आप 10th क्लास में हैं, तो 10th क्लास का टाइमिंग कॉम्बैट का है 11 बजे। 30 क्वेश्चन होंगे, 45 मिनट में आपको करने होंगे। एंड एनरोल करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, स्पेशल क्लास का भी एंड कॉम्बैट का भी। कोड आपको पूर्णिमा 10 लगाना है। ठीक है बच्चा, पूर्णिमा 10 कोड से आप कोई भी स्पेशल क्लास, लाइव क्विज और 10% डिस्काउंट पा सकते हैं अनअकैडमी पे। ओके बच्चों, तो ये थी हमारी वर्कशीट, और आपको आज की वर्कशीट कैसी लगी ये जरूर बताना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।